मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज मौलिक अधिकारों पर आगे की चर्चा करें। कल थोड़ी सी सामान्य चर्चा हुई थी और आज शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार ऐसे कौन से हैं जो गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। वैसे मौलिक अधिकार का मूलतः संबंध आम नागरिकों से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार इसमें वर्णित हैं जो ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 यह व्यवस्था करता है कि कानून के समक्ष सब कोई बराबर हैं, तो यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, प्राप्त है। दूसरा अनुच्छेद 20, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसकी चर्चा आगे होगी। तीसरा है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 23, मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। फिर अनुच्छेद 24, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर अनुच्छेद 25, उपासना, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ये इतने अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो अधिकार आम नागरिकों को प्राप्त हैं, वो सब अधिकार गैर नागरिकों को भी भारत का संविधान देता है। तो गैर नागरिक इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये एक सामान्य सी बात हुई। अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों का उपबंध संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 या अध्याय 3 में किया गया है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेदों में विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कितने संस्थाओं को राज्य का नाम दिया गया है, उसको देख लें। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है भारत सरकार और संसद। दूसरे नंबर पर आता है राज्य सरकारें और राज्यों के विधानमंडल। तीसरे नंबर पर आता है समस्त स्थानीय पदाधिकारी, जो स्थानीय संस्थाएं हैं। और चौथे में आता है अन्य पदाधिकारी। ये चारों नंबर के जितने भी संस्थाएं हैं, पदाधिकारी हैं, ये सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको राज्य के अंतर्गत परिभाषित क्यों किया गया है? क्योंकि ये चारों संगठन, चारों संस्थाएं, चारों पदाधिकारी आपके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं और आप भी इनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये मतलब हुआ। वो आप पर भले ही मुकदमा दायर न करें, लेकिन आपको यह अधिकार है कि इनमें से किसी के विरुद्ध भी आप मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दायर कर सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका आता है। फिर इसमें संसद के अंतर्गत दोनों सदन आते हैं। राज्य सरकारों में कार्यपालिका, इसी प्रकार से विधानमंडल के एक सदन हो या 2 सदन हो। तीसरे के अंतर्गत सभी स्थानीय पदाधिकारी के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब जिला बोर्ड, ये सब छावनी बोर्ड, ये सब स्थानीय पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और अन्य पदाधिकारी के अंतर्गत ऐसे समस्त संगठन, ऐसे समस्त संस्थाएं आती हैं जिन्हें नियम बनाने का, अधिसूचना जारी करने का, आदेश जारी करने का अधिकार है और उसे क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त है।
जिनका निर्माण किसी कानून या संविधि मतलब संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधि कहते हैं, स्टैट्यूट। तो जिनका निर्माण किसी कानून या अधिनियम के द्वारा किया गया है और जिन्हें नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश जारी करने का अधिकार है, ये सब के सब अन्य पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो पूरे देश भर में जितने भी संस्थाएं, संगठन हैं जो आपको या किसी व्यक्ति को आदेशित करते हैं, किसी प्रकार की अधिसूचना जारी करते हैं, जितने भी निगम हैं, जितने भी सोसाइटीज हैं, पंजीकृत हैं, जितने भी अन्य संस्थाएं हैं, जैसे संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, भाषा आयोग है, और तमाम प्रकार के संस्थाएं, LIC है, स्टेट बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट बोर्ड, तमाम प्रकार की संस्थाएं इस पदाधिकारी के अंतर्गत, अन्य पदाधिकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। आप इनके आदेश या निर्देश के विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में इतने संस्थाओं को, संगठनों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें विधि, नियम, आदेश, अधिसूचना जारी करने और लागू करने का अधिकार प्राप्त है। ये सब संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं और जिनका निर्माण किसी कानून के द्वारा किया गया है। ये अनुच्छेद 12 की विवेचना हुई। अब देखें अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है, इसके दो भाग हैं। एक कहता है इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले, संविधान लागू होगा कब से? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में प्रयुक्त विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जहां तक वे भाग 3 से असंगत हैं। भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों का चैप्टर। तो 26 जनवरी 1950 के बाद पूरे भारत में ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होगा जो मौलिक अधिकारों के चैप्टर के विरुद्ध है, और यदि विरुद्ध है तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक भाग 3 से वह असंबद्ध है या उसके विरुद्ध है। एक मजेदार घटना घटी, मामला कोर्ट में पहुंचा। घटना क्या थी? एक प्रेस ने कुछ ऐसे पॉम्पलेट छपवाए जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे, और उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, यह एक आपराधिक कार्य था। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। उस प्रेस के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा दर्ज किया। अब इसके बाद जब 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1949 को जब नया संविधान लागू हो गया, तो उसके विरुद्ध न्यायालय ने आपराधिक कार्यों के लिए दंड का प्रावधान किया। मामला पहुंचा, उसको दंडित किया गया। दंड का प्रावधान जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि चूंकि यह कृत्य उस समय का है जब ऐसा कृत्य एक अपराध था, और आज 26 जनवरी 1950 अभी नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है, मतलब पिछले कानून से भारत का संविधान चल रहा है, भारत का शासन संचालित हो रहा है, इसलिए उसका कृत्य दोष या अपराध की श्रेणी में आता है, फिर उसको दंडित किया गया। तो 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसा कोई भी कानून देश में लागू नहीं होगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। और दूसरा प्रावधान किया गया है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ऐसा कोई कानून ये नहीं बना सकते जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को कम करते हैं या छीनते हैं। ये जो उपबंध है, यह न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों पर या मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों पर न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। ये जो दोनों प्रावधान हैं, दोनों प्रावधान न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यदि मान लीजिए कोई कानून सरकार ने बनाया, संसद या विधान पालिका ने बनाया, जो भाग 3 से मेल नहीं खाता,
तो उसको अवैध घोषित करने का अधिकार किसको होगा? न्यायपालिका को होगा। यदि सरकार ने, यदि संसद में, विधान पालिका ने कोई कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है या संशोधित करता है, तो उसको सुनवाई कौन करेगा? उसका परीक्षण कौन करेगा? न्यायालय करेगा। और न्यायालय को भारत में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और राज्य और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसा अधिकार दिया गया है। और इस प्रकार से अनुच्छेद 13 का प्रावधान न्यायिक पुनर्विलोकन का स्पष्ट रूप से प्रावधान करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका अर्थ क्या है? यदि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश संविधान के विपरीत हो, इस संदर्भ में मौलिक अधिकारों के चैप्टर के विपरीत हो, तो न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है या करता है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का मूल आधार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। भारत में इसी न्यायिक पुनर्विलोकन को अपनाया गया है, लेकिन भारत में स्थापित न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के न्यायिक पुनर्विलोकन से भिन्न है। भिन्नता क्या है? जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर B.N. राव अमेरिका गए थे। अमेरिका में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात की, मुलाकात की। तो अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने B.N. राव से कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपने संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान रखने जा रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन आप अमेरिका में प्रचलित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वैधिक प्रक्रिया का प्रावधान मत करिए। इसके स्थान पर आप जापानी संविधान में प्रचलित प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का प्रावधान करिए। तो न्यायिक पुनर्विलोकन में दो प्रकार की पद्धतियां हैं, एक वैधिक प्रक्रिया और दूसरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वैधिक प्रक्रिया क्या है, इसकी चर्चा सर्वोच्च न्यायालय के चैप्टर में करेंगे, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं संक्षिप्त में। वैधिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सामने किसी कानून को चुनौती दी जाती है, तो अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय उस कानून का परीक्षण सभी प्रकार से करता है, विवेक से करता है, निजी विवेक से करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर करता है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत करता है। मतलब सभी प्रकार से परीक्षण करके ये देखता है यह कानून ठीक है या गलत है, उचित है या अनुचित है। मतलब इस पद्धति में, वैधिक प्रक्रिया में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में न्यायाधीश को मनमानी करने का पूरा अवसर होता है। इसलिए अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका में संविधान वही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। तो अमेरिका में न्यायाधीशों की निरंकुशता स्थापित हो गई, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापानी संविधान से हमने लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? प्रत्येक काम को करने के लिए शासन नियम बनाता है, उस नियम के अंतर्गत उस प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है और उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। काम हो या न हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। प्रक्रिया मतलब नियमों का पालन होना चाहिए। इसमें लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रक्रिया, साधन
ये महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण लीजिए, 1992-93 के आसपास की बात है। भारत में शक्कर का, गन्ने का पैदावार कम हुआ। यह महसूस हुआ कि गन्ने का पैदावार क्योंकि कम हो रहा है, इसलिए शक्कर की कीमत बढ़ सकती है, शक्कर की आवश्यकता पड़ेगी, हमको मंगा लेना चाहिए। अब भारत के खाद्य मंत्रालय ने पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जहां जहां पर गन्ने की पैदावार होती है, उसने जानकारी मंगाया और उस समय शक्कर की कीमत अंतरराष्ट्रीय मंडी में 15 रुपए किलो हमको पड़ रहा था। 15 रुपए किलो। अब इसने सभी प्रकार की जानकारी मंगाई। जानकारी मंगाने के बाद पूरा प्रोसेस उसने फॉलो किया, तमाम प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करते करते इसको 3-4 महीने बीत गए। और जब 4 महीने के बाद उसने अंतरराष्ट्रीय मंडी में एक एजेंसी को ठीक करके जब उसने ऑर्डर किया, तो वही शक्कर जो पहले 15 रुपए किलो पड़ रहा था, अब 25 रुपए पड़ने लगा। लेकिन यह काम गलत नहीं माना गया, क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया कोई की क्रय करने के लिए निर्धारित की गई है, उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन होना अनिवार्य है। काम हो चाहे ना हो, कोई वो महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में स्थापित की गई। तो यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 13 का प्रावधान, यह अनुच्छेद 13 का प्रावधान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है और न्यायालय को यह अधिकृत करता है कि ऐसा कोई भी कानून जो संसद ने या विधानसभा ने बनाया है, यदि वह मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो उसे वह अवैध घोषित कर सकता है। ये अनुच्छेद 13 हुआ। इसके अंतर्गत अब देखें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के अध्याय के अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसमें से एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकार को उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से अब भारत में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार के अंतर्गत इसमें एक प्रावधान है। वह महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा कानून के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें 2 शब्दावली है, एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा कानून का समान संरक्षण। ये दोनों को समझें। कानून के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता, यह ब्रिटिश शासन का मूल आधार है और हमने ब्रिटिश संविधान से यह शब्दावली लिया है। कानून का समान संरक्षण, यह अमेरिकन संविधान की शब्दावली, इसे हमने अमेरिकन संविधान से लिया है। यह कानून के समक्ष समानता क्या है या कानून का समान संरक्षण क्या है, ये लगभग दोनों समानार्थी हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। इसमें कानून के समक्ष समानता मतलब प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान कानून लागू होगा। कानून की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और दूसरी चीज, कानून के अंतर्गत कानून के अनुसार सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कानून का समान संरक्षण मतलब कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा, एक ही प्रकार का कानून लागू होगा। फ्रांस में 2 प्रकार के कानून हैं, एक साधारण कानून, दूसरा प्रशासनिक कानून। प्रशासनिक कानून केवल प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है, लेकिन भारत में, इंग्लैंड में
यहाँ पर एक ही कानून है जिसे हम साधारण कानून कहते हैं, और साधारण कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति अलग है तो परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप में सब पर समान और एक ही प्रकार का कानून लागू होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि एक साधारण व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको जो सजा मिलेगी, भारत का प्रधानमंत्री यदि उसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी। राष्ट्रपति को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति देश की संप्रभुता का प्रतीक है और उसके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, उसे विशेषाधिकार दिया गया है। संविधान देश के सर्वोच्च व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार देता है, तो कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। ये कानून का शासन और विधि का समान संरक्षण। कानून के शासन का मूल प्रतिपादक इंग्लैंड के डाइसी को माना जाता है। डाइसी, इस डाइसी ने कानून के समक्ष समानता के 3 अर्थ बताए हैं। पहला, सब कोई कानून के सामने बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। दूसरा, कानून का शासन, विधि का शासन मतलब कानून का शासन। देश में कानून का शासन होगा, व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति होगा तो मनमानी कर सकेगा, कानून होगा तो कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। तो बिल्कुल साधारण सा अर्थ है, बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं, कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। जितने भी सैनिक तानाशाह होते हैं ये व्यक्तिगत शासन के अंतर्गत आते हैं, और व्यक्तिगत शासन में कितनी मनमानियां होती हैं ये आप अच्छी तरह से महसूस करते होंगे। तो पहला है कानून का शासन और दूसरा है कानून के समक्ष समानता। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को तब तक जेल में निरुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में न चले और उसे बचाव का पूरा अवसर न दिया जाए, और तमाम प्रकार से सुनवाई करने के बाद जब न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करती है तब जाकर उसे जेल में रखा जा सकता है। ये 3 चीजें विधि के शासन की विशेषताएं होती। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस समानता का अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। सबसे पहले है इसमें प्राकृतिक न्याय सम्मिलित है। प्राकृतिक न्याय, थोड़ा सा एक आध 2 उदाहरण, ये ऐसे कुछ घटनाएं जो कि सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे के रूप में दायर की गई तो उसके अंतर्गत कुछ बातें स्पष्ट हुई हैं। प्राकृतिक न्याय सहित पूरे मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकार के मुकदमों में उसने सुनवाई की है और विभिन्न प्रकार से विभिन्न अधिकारों के अलग अलग अर्थ निकाले हैं। उसमें जो निहितार्थ हैं उसकी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यान दिया है और अनेक प्रकार के नियम और कानून बनाए हैं। अनेक प्रकार के नागरिकों के अधिकारों को उसने स्वीकृति प्रदान की है। जैसे एक व्यक्ति एक सार्वजनिक संस्थान में काम कर रहा था, समता का अधिकार, प्राकृतिक न्याय इसके अंतर्गत सम्मिलित है। प्राकृतिक न्याय को थोड़ा सा देखिएगा। एक व्यक्ति एक सार्वजनिक संस्थान में काम कर रहा था, सरकारी संस्थान में। उसमें यह प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति को पद से हटाया जाना हो तो 3 महीने की सूचना मिलेगी या 3 महीने का वेतन देकर के उसे पद से हटाया जा सकता है। अब एक उस अधिकारी को संगठन ने 3 महीने की नोटिस दिया, 3 महीने की सैलरी भी दे दिया, उसको पद से हटा दिया। अब वह पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा, ठीक है, आपके संगठन में प्रावधान 3 महीने की नोटिस और 3 महीने की सैलरी है, ठीक है, लेकिन जब आपने ऐसी कार्यवाही की तो क्या उस व्यक्ति के पक्ष को आपने सुना? क्या आपने उसको नोटिस देते हुए कहा कि आप में आपके कार्य में ये कमियां पाई गई हैं, आपके विरुद्ध ये शिकायत पाई गई हैं, क्या आपने उसका पक्ष सुना? नहीं सुना। जब नहीं सुना तो ये आपकी कार्यवाही एक पक्षी मानी जाएगी और इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया कार्य अवैध है। भैया, आप किसी को यदि पद से हटा रहे हैं तो कोई ठोस कारण तो होना चाहिए।
और यदि ठोस कारण है तो आपको उसका पक्ष तो जानना चाहिए, तब तो जाकर आप हटा सकते हैं। नहीं मेरी मर्जी है 3 महीने की नोटिस दे दो और उसको हटा दो, ऐसा नहीं होगा। इसे प्राकृतिक न्याय है। इसी प्रकार से जैसे समानता का अधिकार है, सरकार समानता के विरुद्ध काम नहीं कर सकती। लेकिन मान लीजिए कोई गर्ल्स कॉलेज है, उस गर्ल्स कॉलेज में यदि सरकार नियम बना करके यह प्रावधान करती है कि गर्ल्स कॉलेज में प्राचार्य के पद पर केवल महिलाएं सम्मिलित होंगी, महिलाएं ही हो सकती हैं, पुरुष नहीं हो सकते, तो क्या यह काम समानता के विरुद्ध है? यह समानता के विरुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि यदि महिला प्राचार्य होंगी तो छात्राएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से महिला को महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया जाना कोई गलत नहीं है। और देखिएगा इसके अंतर्गत अपवाद है, कुछ अपवाद हैं, जैसे जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनको विशेषाधिकार है वो समानता के अंतर्गत नहीं आते, उनके साथ कुछ रियायतें बरती जा सकती हैं। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, उच्च पदाधिकारी, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य, जिनको पद से हटाने का कोई विशेष प्रावधान है, ये सब अपवाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई मुकदमा उसके कार्यकाल में दर्ज नहीं किया जा सकता, ये विशेषाधिकार है। और ये प्रत्येक अधिकारी को इसलिए विशेषाधिकार दिए जाते हैं ताकि वह अपने निर्धारित दायित्वों का पूरी तरह से ईमानदारी से निर्वहन कर सके। तो दायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ विशेषाधिकारों का होना आवश्यक माना जाता है, तो इसे अपवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। तीसरा, यह समता का अधिकार नागरिक और अनागरिक दोनों को समान रूप से दिया गया है। चौथा, इसमें वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्ग विभेद नहीं किया जा सकता। वर्गीकरण और वर्ग विभेद दोनों में अंतर है। वर्गीकरण का मतलब क्या है? यदि मान लीजिए समाज का कोई भाग कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, तो उनको अलग से वर्ग में डाल करके उनके लिए कुछ विशेष सुविधाओं की स्थापना की जा सकती है। जैसे SC, ST, OBC को दिए गए विशेष संरक्षण, लेकिन यह युक्ति युक्त होना चाहिए, यह वर्गीकरण युक्ति युक्त होना चाहिए। और युक्ति युक्त है या नहीं इसका कौन परीक्षण करेगा? न्यायालय करेगा। युक्ति युक्त वर्गीकरण होना चाहिए, मनमाना वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। और इसमें वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए। जैसे एक वर्ग के अंतर्गत जो भी लोग सम्मिलित होते हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों के विरुद्ध आप असमान व्यवहार नहीं कर सकते, यदि करते हैं तो वह अवैध होता है। फिर समान कार्य समान वेतन, ये भी समता के अंतर्गत आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बिल्कुल शारीरिक श्रम करना है, शारीरिक श्रम के लिए मजदूरों को रखा जाता है, तो वहां पर पुरुषों को कुछ राशि ज्यादा वेतन, ज्यादा मजदूरी मिलती है, महिलाओं को कुछ पैसा मजदूरी के रूप में कम मिलता है। तो इसमें भी वर्ग विभेद, इसमें भी वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर आर्थिक नीतियों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। सरकार को भी आर्थिक नीति यदि लागू करती है तो आर्थिक नीति न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। आर्थिक नीति का काम बहुत जटिल है। आर्थिक नीतियों को निर्धारित करना, उसको क्रियान्वित करना जटिल है। लेकिन जिस प्रक्रिया के आधार पर, यहाँ पर फिर प्रक्रिया की बात आ गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन यदि सरकार उचित प्रक्रिया के द्वारा यदि कोई भी नीति लागू करती है, कोई आर्थिक नीति लागू करती है, तो उसको न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। फिर पंचायत चुनाव, जैसे पंचायत चुनाव होते हैं तो जैसे छत्तीसगढ़ में एक नियम है कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हों वह व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या यह समानता के विरुद्ध अधिकार है? क्या यह समानता के विरुद्ध बात है? क्योंकि संसद में तो ऐसा कोई कानून नियम नहीं है, विधानसभाओं में भी ऐसा नियम नहीं है,
तो फिर पंचायत चुनाव में आपने ऐसा नियम की स्थापना कर दी, किया जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 2 से अधिक बच्चों को चुनाव में भाग लेने से रोकना यह परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है, इससे यह गलत नहीं है। और इसी प्रकार से शिक्षा के आधार पर विभेद करना, कैसे शिक्षा के आधार पर, जैसे शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को ट्रेनिंग करना आवश्यक होता है, इसको लेवल तक ट्रेनिंग करना जरूरी होता है, तो जो लोग प्रशिक्षित हैं अप्रशिक्षित लोगों की तुलना में वरीयता दी जा सकती है, यह समानता के विरुद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे कॉलेजेस में पीएचडी करना अनिवार्य है, पीएचडी करते हैं तब जाकर के प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई शिक्षक महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक पीएचडी नहीं करते हैं तो उनको प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये शिक्षा के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। इतनी सब चीजें समानता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती हैं, जिसको हमने कानून के समानता और विधि का समान संरक्षण के रूप में परिभाषित किया है। आपको धन्यवाद।